So we'll start with cyclotron motion again. हमने last session में we have seen in the last session what is cyclotron motion in brief. अभी उसके आगे cyclotron accelerator क्या होता है वो समझने के लिए cyclotron motion पता होना चाहिए. So we will quickly repeat what is cyclotron motion. So cyclotron motion is nothing but, as you remember, it is circular motion performed by a charged particle with increasing radius. तो जैसे आपने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था, when you have a particle which is performing to and fro motion periodically, तो ये periodic motion था to and fro. So when a particle performs to and fro motion periodically along the same straight line, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं linear simple harmonic motion. Similarly, circular motion is also periodic. तो अगर हमारे पास एक particle है which is performing circular motion, right? So this is also periodic motion. But suppose ऐसा motion है जिसमें radius of the circle is increasing. तो radius of the circle ये increase होते जा रहा है, तो such a motion is called as cyclotron. So cyclotron motion is periodic motion. Remember this word, periodic motion. पीरियोडिक मोशन का मतलब हर 2 पाई एंगल के लिए सेम टाइम लगेगा. मतलब अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है तो 2 पाई एंगल कवर करने में इफ इट टेक्स 10 सेकेंड, तो अगला 2 पाई एंगल कवर करने में भी इट विल टेक 10 सेकेंड. अगला 2 पाई एंगल कवर करने में भी इट विल टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम 10 सेकेंड. इवन दो रेडियस बढ़ते जा रहा है तो पार्टिकल का स्पीड भी बढ़ रहा है, so there is acceleration also. So such a motion is called as cyclotron motion. But important thing is कि cyclotron motion में हर एक पॉइंट पे at every point हमको चार्ज पार्टिकल के पाथ को कर्व करना है, कर्वेचर लाना है. हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जो भी होगा, इट वाज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. और क्या करना है, इसको कर्वेचर देना है. तो कर्वेचर अगर देना है तो वी नीड मैग्नेटिक फील्ड. तो the idea was हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है which was initially going along a straight line. तो उसका डायरेक्शन था something like this. ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है. So this is velocity vector of a particle, charge particle moving along a straight line. फिर हमने क्या किया, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया. अब मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इज अप्लाइड which is going inside the plane of board. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. और हमने कल देखा था, अगर एक चार्ज पार्टिकल इफ इट इज मूविंग, मतलब इट हैज वेलोसिटी एंड इफ इट इज मूविंग इन एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक फोर्स एक्ट होगा एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय Fm बार इक्वल टू Q V बार क्रॉस V बार. इस फोर्स का डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ V बार क्रॉस V बार. एंड V बार क्रॉस V बार का डायरेक्शन आप फाइंड करते हो राइट हैंड स्क्रू रूल पे. So according to right hand screw rule, the direction of this force will be to the left here. और मैंने कल डिटेल में बताया था, so I will not repeat, but you should know now this is the direction of force. इसका मतलब जो पार्टिकल पहले स्ट्रेट जा रहा था और वो स्ट्रेट ही जाता अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो. But since you apply a magnetic field, then magnetic field exerts a force, तो वो उसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आ गए. और नाउ एट दिस पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका डायरेक्शन हो गया चेंज. तो वेलोसिटी डायरेक्शन इज नाउ डिफरेंट. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी वही है, तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स का डायरेक्शन हैज चेंज्ड, राइट. तो जो पार्टिकल सीधा आने वाला था अब वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, इट विल शिफ्ट लिटिल बिट टू द लेफ्ट एंड अगेन वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा चेंज. तो वेलोसिटी डायरेक्शन विल अगेन चेंज लिटिल बिट, तो थोड़ा सा वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ चेंज होगा. मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल इन द सेम डायरेक्शन बट फोर्स विल चेंज डायरेक्शन. तो ऐसा करते करते at every point the particle is experiencing a force and this force happens to be towards the center of circle, right. So
इसका मतलब अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर्वेचर को क्या कर रहा है, सर्कुलर, पाथ को क्या कर रहा है, सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो when a particle, charged particle is moving in an external magnetic field, the required centripetal force is provided by magnetic force. और मैग्नेटिक फोर्स हमने देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा, where theta is angle between velocity and magnetic field. Centripetal force का mv square by r, where r is the radius of circular motion. Then एक भी तो कैंसिल कर देंगे, बट वेट, velocity is going from bottom to top, magnetic field is going inside, मतलब दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा इज 90, तो QVB इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, v और v हो गया कैंसल, तो this v and this v is cancelled out, ये हो गया कैंसल। ओके, देन you have QBR इक्वल टू mv, और mv होता है मोमेंटम। इसको हमने बोला था साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला या फिर साइक्लोट्रॉन इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला और साइक्लोट्रॉन इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर? देन वी स्टार्टेड विथ साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तो कल सिर्फ मैंने आपको रफ इंट्रोडक्शन दिया था इसका, आज हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तो रिमेंबर, जब भी कोई थ्योरी टॉपिक आए, स्पेसिफिकली कोई डिवाइस हो, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर इज अ डिवाइस which is used to accelerate charged particles. तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, इसका लिखने का फॉर्मेट, एक्सप्लेन करने का फॉर्मेट एक बना लो, कोई भी एक फॉर्मेट, स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन या फिर स्टार्ट विद डायग्राम, देन कंस्ट्रक्शन एंड देन वर्किंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट कि ये एक्सेलरेटर क्या है, इसमें कौन कौन से फील्ड इन्वॉल्व है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका वर्किंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, cyclotron accelerator, it is a particle accelerator which is used to accelerate charged particle to very high velocities and very high energy. क्योंकि velocity ज्यादा होगा, v speed is more, मतलब kinetic energy is more. So it is an particle accelerator. It is a charged particle accelerator. Charged particle accelerator, which is used to accelerate, charged particles to very high speeds, and hence very high energies, right? So then remember, यहाँ पे हमको हाई स्पीड भी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन भी करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, हमने कल ही देखा था, मतलब मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल, वो सिर्फ क्या करता है, कर्वेचर देने का काम करता है, वो सिर्फ पाथ को बेंड करता है। तो एक्सेलरेट कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे दोनों फील्ड्स होंगे। तो इन साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर both electric and magnetic fields are used. In cyclotron accelerator, both electric and magnetic fields are used, and they are perpendicular to each other, and hence they are called as crossed fields.
hence they are known as called as cross fields. यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिमेंबर, जब मैंने सिर्फ ऐसा एक क्रॉस दिखा के बी लिख दिया, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और प्लेन ऑफ बोर्ड, करेक्ट। लेकिन जब मैंने क्रॉस लिखा है और मैंने ई और बी दोनों लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस फील्ड है और फील्ड मतलब प्लूरल है, तो दोनों फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पाथ को सर्कुलर बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, पुट्स द पार्टिकल puts the charged particle into circular motion, or it makes the charged particle move along circle. Charged particle into circular motion. Whereas electric field क्या करेगा, accelerate करेगा। Whereas electric field is used to accelerate the particles. Good. ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो बेसिक में आपको इतना बता दिया तो सफिशिएंट है, बिकॉज दिस कैन कम फॉर अ 4 मार्क, दिस इज 4 मार्क टाइप क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन, डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज, ये 4 पार्ट होने चाहिए। तो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। साइक्लोट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर व्हिच इज यूज्ड टू accelerate charge particles to very high speed and hence very high energies. दोनों फील्ड यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड का काम कर्वेचर देने का है, मतलब इट इज यूज्ड टू मेक चार्ज पार्टिकल मूव इन सर्कल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है टू एक्सेलरेट। अब कंस्ट्रक्शन के लिए हम पहले डायग्राम समझ लेंगे। तो इसमें 2 डी शेप्ड हॉलो मेटालिक चेंबर है। यू हैव 2 डी शेप्ड हॉलो मेटालिक चेंबर, something like this. Okay, so you have 2 D-shaped hollow metallic chambers. Okay, then ये एक D और एक D है, there are 2 Ds, और इनको बोलते भी Ds है, we call them Ds only. So you have 2 D-shaped hollow metallic chamber. This is D1 and this is D2, right? और जिस प्लेन में ये Ds है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई हैव समथिंग टू शो, मे बी नॉट, बना लेंगे। सपोज ये पहला डी है, उसके सामने दूसरा डी है, राइट? तो दिस इज द प्लेन, एक्स वाई इज द प्लेन जिसमें ये दोनों डीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अप्लाइड अलोंग जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है ये? मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज। तो याद रखना, ये जो 2 डीज है हमारे पास, D1 एंड D2, ये जिस प्लेन में होंगे, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है, अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। तो in this case you have magnetic field which is perpendicular to the plane of these. Yeah, magnetic field B bar perpendicular to the plane of these. So this is magnetic field. Then electric field, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम इन दोनों डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट कर देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग, इसको ऑसिलेटर क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ऑसिलेट होता है। मैंने बताया था कि पहले ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, और फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो दिस इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोलैरिटी चेंज होगा, D1 पॉजिटिव D2 नेगेटिव, फिर D2 पॉजिटिव D1 नेगेटिव, फिर D1 पॉजिटिव D2 नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव चलता रहेगा। तो सच when you apply such electric field in which polarity keeps on changing repeatedly, इसको हम लोग बोलते हैं oscillating electric field। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। हाई फ्रीक्वेंसी क्यों? इसका फ्रीक्वेंसी होता है अराउंड 10⁻⁷ हर्ट्ज, मतलब एक सेकेंड में 10⁻⁷ टाइम्स पोलैरिटी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज भी ज्यादा है इसका, कितना वोल्टेज है? अराउंड 10,000 वोल्ट। देन इसके सेंटर में हमने एक गैस रख दिया या फिर हमने एक रेडियोएक्टिव सोर्स रख दिया, दिस इज बेसिकली सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे अगर आप आयोनाइज्ड गैस रख रहे हो, आयोनाइज्ड गैस विल इमिट आयंस, या फिर अगर आप यहाँ पे रेडियोएक्टिव सोर्स रखते हो तो दे विल इमिट अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दे आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम में न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और आउटसाइड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकाल लिए, हम नहीं निकालते, उसका इमिशन ही वैसा होता है। तो सीखोगे आप हेवी एलिमेंट्स, थोरियम यूरेनियम, ये सारे के सारे अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं, और अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए पार्टिकल इमिट करना पड़ता है। तो सच अनस्टेबल न्यूक्लियर विल इमिट चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन भी इमिट करते हैं, वो पॉजिट्रॉन भी इमिट करते हैं। यू नो व्हाट इज पॉजिट्रॉन? सुना है पॉजिट्रॉन? पॉजिटिव इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन? देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -C, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, इनको छोड़ के और एक पार्टिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पर चार्ज होता है +E, लेकिन मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देयर इज अनदर पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन। इसको बीटा प्लस भी बोलते हैं, बाय द वे दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा प्लस, राइट। तो चार्ज तो प्रोटॉन जितना है, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन का है। तो ऐसे भी हमारे पास पार्टिकल्स है विच आर पॉजिटिवली चार्ज। तो बाद में देखेंगे वो डिटेल्स, बट फॉर द टाइम बीइंग इसके सेंटर में, दोनों डीज के सेंटर में हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स एस। तो जैसे ही सोर्स में चार्ज पार्टिकल इमिट किया, अब चार्ज पार्टिकल तो इमिट हो गया, जाएगा कहाँ? तो इसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। मैंने अभी भी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इमिट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इन दोनों में से जो भी नेगेटिव होगा उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल इमिट हुआ, सपोज उस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल इमिट हुआ तो D1 था पॉजिटिव और D2 था नेगेटिव। तो D2 is negative and D1 is positive। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इमिट हुआ, it will start moving towards negative। Start moving मतलब it will be accelerated towards negative। It will be accelerated due to the electric field in between D1 and D2, right? लेकिन जाना चाहिए तो स्ट्रेट लाइन में, जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको जाना था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पाथ को क्या करेगा? कर्वेचर। सपोज यहाँ पे इमिट हुआ इस डायरेक्शन में, तो इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, राइट? या फिर ये ऐसा जाएगा, इट कैन ऑल्सो गो समथिंग लाइक दिस। रिमेंबर, इमिट हुआ, ऐसा जाना चाहिए, स्ट्रेट नहीं जाता है स्ट्रेट, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड विल मेक श्योर दैट द पाथ इज कर्व। तो ये कर्व होके अंदर गया, राइट? और ये कर्वेचर क्यों आया? कर्वेचर आया बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही ये पार्टिकल D2 से बाहर आया, मैंने इसलिए बोला इट इज हॉलो। ये जो दोनों डीज है ना, दे आर हॉलो। हॉलो मतलब ऐसा है, तो पार्टिकल अंदर भी जाता है उसके। फिर D2 से जैसे पार्टिकल बाहर आया, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि सामने वाला जो D1 है वो है पॉजिटिव। तो जैसे ही ये बाहर आया, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे D1 बन जाएगा नेगेटिव, D2 बन जाएगा पॉजिटिव। मतलब इंस्टेड ऑफ रिपेलिंग इट विल नाउ अट्रैक्ट, राइट? तो अट्रैक्शन होगा। तो देन बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ये यहाँ गया और फिर यहाँ पे बाहर आ गया।
अब जैसे वो D1 से बाहर निकला, D1 से बाहर निकला, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, राइट। एंड देन इट कंटिन्यूज इट्स मोशन समथिंग लाइक दिस, चलता रहेगा, राइट। ऐसा होता है, दिस इज हाउ यू गेट दिस मोशन। यहाँ तक क्लियर। अब हमको जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड था, मतलब जितना वेलोसिटी रिक्वायर्ड था, उतना वेलोसिटी जैसे मिल गया हमको, तो इस चार्ज पार्टिकल को बाहर भी निकालना है। सपोज अगर मुझे रिक्वायर्ड था स्पीड ऑफ 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड, जैसे 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अल्टीमेटली इसको हाई स्पीड पे क्यों लेके गए, हाई एनर्जी पे क्यों लेके गए, क्योंकि इसको किसी एक्सपेरिमेंट में यूज करना है। मोस्टली ये यूज होता है दो पार्टिकल के कोलिजन में। तो हम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करवाते हैं। तो कोलिजन करना है, हाई स्पीड करना है, उसके बाद बाहर भी तो निकालना है। तो ये जो दो डीज है ना, यहाँ पे कहीं पे एक विंडो होता है, जैसे स्मॉल विंडो। तो होता क्या है बेसिकली, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट शिफ्ट दिस लिटिल बिट। ओके, थोड़ा सा शिफ्ट करना था मुझे। गुड। देन बिकॉज देयर इज वेरी स्मॉल गैप, तो दोनों डी के बीच में बहुत छोटा गैप है। गैप इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल गैप। ओके, फाइन। तो ये मोशन ऐसा चलता जाएगा, और जैसे ही हमारा काम हुआ, इसको यहाँ से एग्जिट करवा दिया हमने। तो यहाँ पे एक स्मॉल विंडो है, तो यू हैव अ स्मॉल विंडो ओवर हियर। कहीं पे भी रख सकते हैं विंडो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि यहीं पे होगा। इट इज अप टू अस कि कैसे और कहाँ से इसको एग्जिट करवाना है। यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो देयर इज अ स्मॉल विंडो केप्ट हियर, यहाँ पे एक स्मॉल विंडो आएगा। तो यू हैव अ विंडो हियर जहाँ से ये पार्टिकल विल लीव। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अब लेट अस एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कैसे एक्सप्लेन करोगे? सिंपल, क्या दिखता है आपको? इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप hollow metallic chambers, राइट। मेटालिक चेम्बर होना चाहिए, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे ही अप्लाई होता है, प्लास्टिक पे नहीं होगा, नॉन कंडक्टर पे नहीं है। दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव बोथ ऑफ दिस एज मेटालिक। सो इट कंसिस्ट ऑफ two hollow D-shaped metallic chambers known as Ds। क्या बोलते हैं इसको? Ds, राइट। और इनका नाम क्या है? D1 एंड D2, राइट। ऑल्सो these Ds are represented by या तो उसको कंप्लीट डी लिखो, या फिर यू कैन जस्ट से डी, प्लूरल डी। गुड। देन उसके बाद हमारे पास दो हॉलो मेटालिक डी शेप चेम्बर्स है, नोन एज डी, D1 एंड D2। देन मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई किया आपने? मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ these magnetic field, and I will keep very simple language here। थोड़ा नोट्स में ज्यादा ही होता है बेसिकली, बिकॉज दैट इज इन डेप्थ इन डिटेल। यहाँ पे सिंपल रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हुआ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से हुआ, दैट आई विल नॉट मेंशन। A magnetic field is generated with the help of electromagnet, हमको पता है। You will need something to generate magnetic field। तो external field कहाँ से आया? We will not mention। Magnetic field of strength 1.5 Tesla approximately is applied perpendicular to the plane of these, यहाँ तक क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इफ यू डोंट मेंशन एट, दैट इज फाइन, बस सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.5 टेस्ला है। 2 टेस्ला, 2.5 टेस्ला, वो हमारे ऊपर।
हमको कितना कर्वेचर प्रोवाइड करना है, कितने ज्यादा चक्कर खिलाने हैं उसको, ज्यादा राउंड घुमाना होगा हमको तो हाई मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, कम करना होगा तो लो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। देन एक ऑल्टरनेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कनेक्ट किया, हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज ऑसिलेटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 2Ds, हाई फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कितना हाई फ्रीक्वेंसी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ हर्ट्ज। अब इसको 10⁻⁷ हर्ट्ज लिखते नहीं है, इसको लिखते हैं 10 मिलियन हर्ट्ज, 10 मेगा हर्ट्ज, क्योंकि मेगा मतलब 10⁻⁶, तो 10 × 10⁻⁶ इज 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ हर्ट्ज लिखोगे तो भी चलेगा, 10 मेगा लिखोगे तो भी चलेगा। और हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई वोल्टेज तो कितना वोल्टेज, 10,000 मतलब 10⁻⁴ वोल्ट। A high frequency, high voltage oscillator is connected across 2Ds, is connected across 2Ds। यहाँ तक क्लियर? किसको एक्टिवेट करना है? चार्ज पार्टिकल्स को। चार्ज पार्टिकल कहाँ से आएगा? सोर्स से आएगा, तो सोर्स भी लगेगा। A source of charge particle mostly remember mostly positive मतलब पॉजिटिव चार्ज का सोर्स चाहिए, राइट। A source of charge particle mostly positive is kept in between the 2Ds at the center, क्योंकि मैंने सिर्फ इन बिटवीन बोल दिया, इन बिटवीन का मतलब तो ये सोर्स तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो ना, तो कहाँ पे रखा है? राइट एट द सेंटर, तो इट इज केप्ट एट द सेंटर। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो सो फार हमने अभी तक डायग्राम अच्छे से समझ लिया, वी हैव इंट्रोड्यूस द बेसिक आइडिया। तो पार्ट 1 का हियर डायग्राम, पार्ट 2 है बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या क्या करेगा ये, इसका यूज कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंट्रोडक्शन एंड देन here we have seen construction. Now let us see working and related derivations. So working principle, working of this oscillator, of this accelerator. Is that clear? अब वर्क कैसे करेगा? वेरी सिंपल आइडिया, कैसे वर्क करेगा? कैसे करेगा? As soon as a charged particle is emitted, so it is accelerated due to the applied electric field and it starts moving towards the negative d, क्योंकि पार्टिकल कौन सा है? पॉजिटिव। मैंने इसमें क्या बोला यहाँ पे? मोस्टली पॉजिटिव लिखते जाए ना, मोस्टली पॉजिटिव मतलब हम कौन सा सोर्स ले रहे हैं जो पॉजिटिव चार्जेस को इमिट करेगा। तो as soon as पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, लिख ही देता हूँ, positive charged particle is emitted from source S, it is accelerated by oscillating electric field towards one of the D, दोनों में से एक D की तरफ अट्रैक्ट होगा। कौन से D की तरफ होगा? जो नेगेटिव है, राइट। क्लियर? बराबर, ओके। देन मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या क्यों है वहां पे? कर्वेचर प्रोवाइड करने के लिए। सिंस दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग in a perpendicular magnetic field, hence its path becomes
circle since this charged particle is moving in a perpendicular magnetic field, and hence it performs circular motion. Its path becomes circle भी लिख सकते हो, it performs circular motion भी लिख सकते हो, it performs circular motion, right? Therefore, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था जिसको हमने बोला था साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, तो पता होना चाहिए। Therefore, force due to magnetic field provides centripetal force. Therefore, what is this? QVB is equal to mv square by r. Therefore, यहाँ से आपको मिल जाएगा v का फॉर्मूला, एक तो v मिल जाएगा, तो QB equal to mv by r, right? QBR upon m is equal to v. तो ये इक्वेशन हमारे काम का है, हमको काम में आएगा। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक क्लियर? गुड। अब उसने सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किया, हाफ राउंड कंप्लीट करके D2 से बाहर आ गया, सामने का D1 था पॉजिटिव, चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव में होगा रिपल्शन, तो वो होना नहीं चाहिए, राइट? तो क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होने के लिए D1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इतना डिटेल लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे क्या? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज सो एडजस्टेड सच दैट as soon as charge particle comes out from one of the D's, right, the opposite D has negative polarity. Done. एक ही सेंटेंस में पूरा खत्म करो, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। पहले वो D2 से बाहर निकला, फिर D1 हो गया नेगेटिव, फिर वो D1 से बाहर निकला, D2 हो गया नेगेटिव, फिर वापस D2 से बाहर निकला, D1 हो गया नेगेटिव। ऐसा लिखने की जगह पे विल कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। हम बोलेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी ऐसा एडजस्ट किया है कि जब भी ये किसी भी डी से बाहर निकले, सामने वाला डी नेगेटिव है ना, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी, मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ, फिजिक्स अगर अच्छे से करना है ना तो कॉन्सेप्ट समझो, लिखना हो जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी एडजस्ट किया हमने, क्योंकि ये ऑसिलेटर ही है जो प्लस माइनस कर रहा है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इज so adjusted such that whenever positive है, whenever positively charged particle comes out from a D, the opposite D has negative polarity, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना है। यहाँ तक क्लियर? देन अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, और मैंने पहले ही बताया साइक्लोट्रॉन मोशन इज सर्कुलर मोशन बट विथ इंक्रीजिंग रेडियस। तो जब मोशन पीरियोडिक हो, सर्कुलर मोशन मतलब साइक्लोट्रॉन मोशन इसमें पीरियोडिक मोशन, तो जब मोशन पीरियोडिक हो तो टाइम पीरियड हमको पता होना चाहिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड इज अ वेरी सिंपल थिंग। यू सी टाइम, व्हाट इज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो व्हाट इज टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट? एक चक्कर में अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई r अपॉन v, राइट? जब यहाँ पे हम 2 पाई r किसको बोल रहे हैं? यहाँ तो हो क्या रहा है, यहाँ पे रेडियस बढ़ते जा रहा है। तो रिमेंबर, ओनली थिंग इज कि यहाँ पे रेडियस इज इंक्रीजिंग। तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ प्रॉपर्ली। अब हो गया प्रॉपर, ठीक। तो द ओनली आइडिया हियर इज कि यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट नहीं है, ये रेडियस कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक राउंड कंप्लीट हुआ। यस, यहाँ पे वन रिवोल्यूशन इज नॉट वन सर्कुलर मोशन, वन रिवोल्यूशन इज 2 पाई एंगल।
तो पार्टिकल ने जैसे ही 2 पाए, यहाँ से यहाँ तक पाए और यहाँ से यहाँ तक और एक पाए, तो 2 पाए, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, 6 पाए। तो जब जब एंगल 2 पाए होगा उसको बोल देंगे 1 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो रेडियस की बात हो रही है वो एवरेज रेडियस की बात हो रही है, रिमेम्बर दिस, क्योंकि रेडियस तो सेम है नहीं। तो एक रिवोल्यूशन में जितना भी डिस्टेंस कवर होगा 2 पाई आर ही होगा, क्योंकि 2 पाई एंगल्स में कवर किया, लेकिन रेडियस कांस्टेंट नहीं था, तो यहाँ पे रेडियस कौन सा है, वो एवरेज रेडियस है, राइट। तो द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन is given by t equal to 2 pi r upon v। 2 pi r कैसे आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 pi r v अपॉन v हो गया। तो दिस इज हाउ टाइम पीरियड इज 2 pi r by v। मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस इज अज्यूम्ड कि दिस r इज, या तो आप ऐसा बोल सकते हो एवरेज रेडियस, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक चक्कर कंप्लीट होने पे जितना रेडियस था इतना रेडियस था, तो ये रेडियस आर। ठीक है, गुड। तो यू कैन से आल्सो दिस रेडियस आर इज द रेडियस एट द एंड ऑफ फर्स्ट रिवोल्यूशन। गुड। देन इक्वेशन नंबर 2, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से हमको v पता है क्या v? यस। so therefore from equation number 1 and 2, time period t equal to 2 pi r by v, v is qbr by m, so v is qbr by m, r और r cancel, r and r is cancel, so 2 pi m upon qb, you have 2 pi m upon qb, so t equal to 2 pi m upon qb, ये आ गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्लियर? मे बी थोड़ा सा एक्सप्रेशंस या सिंबल्स अलग से यूज किए होंगे, सेम ही यूज किए हैं, सेम, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ये है टाइम पीरियड, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हो, 1 अपॉन टाइम पीरियड। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज f equal to 1 upon time period। तो 1 upon time period मतलब qb upon 2 pi m। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया हमको, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी हमको पता है। इक्वेशन नंबर 1 गिव्स वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 2 गिव्स टाइम पीरियड, 3 गिव्स फ्रीक्वेंसी। अल्टीमेटली एम क्या था, एम का हाई स्पीड हाई एनर्जी। स्पीड का फॉर्मूला मिल गया, यस। एनर्जी का है क्या, नो। तो अभी एनर्जी का आपको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। इट इज वेरी सिंपल। काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, डन। सो also kinetic energy of the particle is given by, और इस पे सीईटी जेईई नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सारे फॉर्मूले वहां पे लगने वाले हैं आपको, तो याद करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, से डिराइव कर लेना। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। v कहाँ से मिलेगा, v आपको मिल जाएगा कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। क्या था v, क्यू बी आर बाई एम, तो क्यू बी आर बाई एम स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, you will get kinetic energy equal to half m q square b square r square upon m square, m square, एक m और एक m cancel, so therefore kinetic energy is equal to 1 by 2 q square b square r square upon m। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया, ये कब कब होना चाहिए, जब फाइनली चार्ज पार्टिकल बाहर आ गए।
मतलब चार्ज पार्टिकल का जितना हमको एनर्जी चाहिए था उतना मिल गया, मतलब यहाँ से वो एग्जिट हुआ। करेक्ट, एग्जिट कहाँ से होगा, विंडो से। तो जब वो एग्जिट हुआ उसका रेडियस जो था उसको हम बोल देंगे आर एग्जिट, क्योंकि पहले भी तो स्मॉल रेडियस था ही, लेकिन हमने उसको बाहर निकाला क्या यहाँ से, नहीं क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जितना एनर्जी मुझे चाहिए डेफिनेटली हमको एक एक्सपेरिमेंट में ये यूज करना है पार्टिकल, और एक्सपेरिमेंट में कंडीशंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इतना जूल तो उतना ही जूल। तो एक बार आपको डिजायर्ड वैल्यू मिल गया यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, जैसे डिजायर्ड वैल्यू मिल गया तो क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो आर एग्जिट, और मेंशन कर देना वेयर आर एग्जिट इज द रेडियस एट द एग्जिट, या फिर when the particle exits from the accelerator, या फिर where r exit is the maximum radius, ऐसा भी बोल सकते हो, where r exit is the radius of circular motion, radius of circular motion when the particle exits the accelerator, exits the accelerator. It is also the maximum radius. It is also the maximum value of radius. Maximum value of radius. Done? Clear? तो इसे 4 पार्ट्स में आपको इसको लिखना पड़ेगा, डायग्राम, इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली वर्किंग एंड डेरिवेशन। तो जितना मैंने यहाँ पे बताया है उतना भी लिखोगे तो यू गेट फुल मार्क्स। विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, इतना ही लिखो, गुड, यहाँ तक क्लियर, गुड। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। मैग्नेटिक फील्ड का काम है सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है एक्सेलरेट करना। क्लियर, clear, it consists of two D-shaped hollow metallic chambers, right? Magnetic field is applied perpendicular to the plane of these, and these two Ds are connected with high frequency high voltage oscillator। इन दोनों के सेंटर में क्या है, फोर्स है, किसका फोर्स है, पॉजिटिव चार्जेस का। as soon as positive charges emitted it starts moving towards negative D, जो भी D उस इंस्टेंट पर नेगेटिव होगा वहां पे वो स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ने उसको कर्वेचर दे दिया एंड इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। as soon as it comes out from one of the D, the opposite D is negative and now the opposite D is attracting, फिर वो उस D से बाहर निकला तो सामने वाला opposite हो गया, नेगेटिव हो गया, and this is how it goes on accelerating and as well as it goes on increasing its radius also। तो हमको देखना था व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला से ही आएगा। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला तो हमने कल ही देखा था, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो QVD इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, एक v कैंसिल, 1v गॉन, तो यू हैव QV इक्वल टू mv बाय r, तो v इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, QBR बाय m, तो स्पीड इज QBR बाय m, करेक्ट। तो स्पीड मिल गया, आप टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक राउंड में डिस्टेंस है 2πr, स्पीड है v का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, QBR बाय m, QBR बाय m। तो v की जगह पे QBR बाय m, एन गया ऊपर, r हो गया कैंसल, तो टाइम पीरियड आ गया 2πm बाय QB। गुड, देन फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो QB अपॉन 2πm, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, v की वैल्यू में जो r था अब यहाँ पे लिखेंगे r एग्जैक्ट, क्योंकि ये वो रेडियस है जहां से अब पार्टिकल एक्सीलरेटर के बाहर आने वाला है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस। यहाँ तक क्लियर, गुड। देन इस चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स, एक्चुअली इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमको दो अलग अलग चीजें सीखनी है, तो अच्छे से समझ लो। नंबर 1,
जब हमारे पास एक कंडक्टर है एंड कंडक्टर इज कैरिंग करंट, तो करंट कैरिंग कंडक्टर विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग रीजन। तो वो भी सीखना है। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इट इज कैरिंग करंट, ये क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वन टॉपिक दैट वी वांट टू स्टडी। दूसरा टॉपिक ऐसा है कि ऑलरेडी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहाँ से आया फिलहाल वी डोंट केयर, देयर इज अ रीजन ऑफ स्पेस जिसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू, मतलब कौन सा फील्ड है? डॉट फील्ड है। और इस डॉट मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, राइट? करेक्ट। तो दोनों टॉपिक अलग अलग है, समझ लो। एक केस में हम मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट किया, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो सेपरेट टॉपिक, वो बाद में आएगा। करेक्ट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और वो चार्ज अगर किसी और फील्ड में गया तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपके पास एक चार्ज है एट रेस्ट, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, लेकिन वही चार्ज किसी और की फील्ड में गया तो फोर्स एक्सपीरियंस भी करेगा, दैट इज गिवन बाय Q into E। करेक्ट। सिमिलरली अगर एक कंडक्टर के पास करंट है तो वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, लेकिन अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी और के फील्ड में गया तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो दो टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। क्लियर? तो अगला जो टॉपिक है इसमें हम पहले तो लेंगे वायर, वायर में होगा करंट, लेकिन हम इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड कर रहे, हमने इस करंट कैरिंग वायर को एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। तो एक्सटर्नल फील्ड क्या एग्जर्ट करेगा? फोर्स। तो वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड। आपके नोट्स में टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। तो मैग्नेटिक फोर्स, magnetic force on a wire carrying a current. तो रिमेंबर दिस, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, लिखा भी है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। हमने ऐसा लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ वायर कैरिंग अ करंट, नहीं। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना है वायर पे और वायर में करंट होना चाहिए। अब वायर का अलग अलग शेप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल you may have a long straight wire, you may also have wire of random shape। तो हमारे पास एक रैंडम शेप वायर है, हो सकता है। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक रैंडम शेप वायर है, इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी शेप। आर्बिट्ररी शेप मतलब रैंडम शेप। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वायर है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप। तो ऐसा एक वायर है, हो सकता है यू हैव अ वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। तो हम तीनों केसेस देखेंगे। We will see what is the magnetic force on a long straight wire of length L. We will see what is the force acting on a random shaped wire, arbitrary shaped wire. We will also find out what is the force, magnetic force acting on a wire in the form of a loop, circular loop. अब बोलोगे इसमें क्या नया, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फोर्स फाइंड किया कि नहीं? Yeah. What is magnetic force acting on a charge? Q V bar क्रॉस B bar, राइट? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैंने पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, ऑन अ चार्ज, सिग्नल चार्ज। तो आपने बोला Q V bar क्रॉस B bar। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी एक सिंगल चार्ज नहीं है ना, करंट इज नॉट सिंगल चार्ज, देयर आर बिलियंस ऑफ चार्जेस मूविंग, और उसको बोलते हो करंट। डिफाइन कैसे करते हो? कैसे डिफाइन करते हो? चार्जेस मूविंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एज करंट, राइट? तो कलेक्टिव मोशन ऑफ चार्जेस को बोलते हो करंट। तो हमको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ करंट। क्या चाहिए? करंट।
तो FM में Q नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, I, करेक्ट। तो अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले पहला केस, वी विल टेक अ स्ट्रेट वायर, वी हैव अ स्ट्रेट वायर। अब जो स्ट्रेट वायर है उसका लेंथ ले लेंगे L, वी टेक सम वायर ऑफ लेंथ L, दिस इज वायर। इमेजिन ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों पता होना चाहिए। दिस इज द वायर, वेकअप वेकअप, ये वायर है। अगर मैं वायर के लेंथ को परपेंडिकुलर कट करता हूं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को वर्ड क्या यूज किया था, क्रॉस, तो क्रॉस सेक्शन तो क्या दिखेगा, सर्कल। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज सर्कल, बट रिमेंबर इफ आई कट दिस वायर अलोंग इट्स लेंथ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो वो सर्कल नहीं दिखेगा, वो आपको रेक्टेंगल जैसा कुछ दिखेगा। नॉर्मली हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं क्योंकि करंट जब पास होता है, कैसा अलोंग द लेंथ पास होता है ना, कि एक साइड से दूसरी साइड जाता है, वो इट पासेस थ्रू अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ पास होना मतलब वो एक एरिया से पास होगा, और वो एरिया कौन है, क्रॉस सेक्शन है। तो रिमेंबर दिस, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो जेई नीट में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सीईटी में भी करेंगे। वायर में से जब करंट पास होगा, वायर में से जब करंट पास होगा तो इट गोज थ्रू द लेंथ, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू एरिया, दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शन। देन हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है L, so let us say the length of this wire is L, so length of the wire is L, current through this wire, current through this wire is I। अब डेफिनेटली पता तो होना चाहिए, करंट अपने आप तो आता नहीं, मतलब आपने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इसका मतलब आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करके रखा होगा, एक सेल कनेक्ट करके रखा होगा इसको, तो यू हैव कनेक्टेड, वो मैं दिखाने नहीं वाला हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो वर्ड यूज होंगे तो वो वर्ड्स पहले से पता होने चाहिए। नाउ इफ आई कनेक्ट अ सेल हियर, इफ फॉर एग्जांपल आई कनेक्ट अ सेल या बैटरी, जो भी बोलोगे वो, well by the way, electrons will always flow from negative terminal towards positive terminal, right? Electrons will flow from negative terminal towards positive terminal. Electron is going from negative to positive, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और कन्वेंशनल करंट होता है उल्टा, तो कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बराबर है। इफ यू रिमेंबर कंडक्टर में, और ये पता होना चाहिए, कंडक्टर मतलब फॉर्म्ड ऑफ मेटल्स, मेटल्स मतलब मेटल्स के वैलेंस शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड होना मतलब इजीली फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गया, गया कहाँ पे, वो मटेरियल के अंदर ही है, सिर्फ एटम छोड़ के गया। आप घर छोड़ के जाओगे कहाँ जाओगे, इसी शहर में कहीं तो घूमोगे, वो अपना घर एटम छोड़ के गया, कहाँ गया, मटेरियल के अंदर ही है, राइट। लेकिन जब तक आप बैटरी कनेक्ट नहीं करते, सेल कनेक्ट नहीं करते, वो रैंडमली यहाँ वहां घूम रहा है, डायरेक्शन लेस, कहीं भी जाएगा, राइट। बट जैसे ही आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल कनेक्ट किया, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है विच इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इस मोशन को हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट मोशन। क्या नाम दिया था, ड्रिफ्ट मोशन। So the velocity of the electron in presence of a cell or external potential difference is called as drift velocity। क्या बोलेंगे इसको, drift velocity। तो करंट होना मतलब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखा है, बिना बैटरी के बिना सेल के करंट कभी भी आता नहीं है, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, तो याद रहेगा। तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने करंट दिखाया मतलब एक बैटरी कनेक्टेड है। So you have a current carrying conductor of length L in an external magnetic field which is coming out from the plane of board। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ आना मतलब हम शो करेंगे इसको डॉट से।
और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यू हैव एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड coming out from the plane of bore. This is V bar. Clear? Good. Then the velocity of electrons in presence of external potential difference is known as drift velocity. करंट मतलब क्या? करंट मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट मतलब क्या? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q V बार क्रॉस V बार। राइट, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। वी नो दैट electrons, motion of electrons constitute current, and these electrons are moving in external magnetic field, and hence a magnetic force acts on them, which is given by Q V bar cross V bar, where Q is charge on electron, लेकिन V को क्या लिखूंगा मैं? Vd. Why? Because the motion is drift motion. The velocity is drift velocity. But by definition, you know what is current? It is charge flowing per unit time. So charge is current into time. Now that's clear. Good. Fine. Okay. But what is the definition of speed? Distance upon time. Okay. Distance upon time. But velocity v is distance upon time. Distance upon time. यहाँ पे कौन से वेलोसिटी की बात हो रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू, अब चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, मतलब कंडक्टर के एक एंड से स्टार्ट हुआ था और वो दूसरे एंड पे गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? L। करेक्ट, L। कितने टाइम में कवर किया? T टाइम में। राइट, तो यू हैव वेलोसिटी एज डिस्टेंस कितना है? L। टाइम कितना है? T। तो देयरफॉर T क्या आ जाएगा? L अपॉन Vd। देयरफॉर करंट जो था IT था, क्या करंट IT? तो IT, तो T क्या है? L अपॉन Vd। तो व्हाट इज चार्ज? IL बाय Vd। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will have force due to magnetic field Q, लेकिन what is Q? IL by Vd क्रॉस V bar। यहाँ तक क्लियर? अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो IL by Vd, what is V bar क्रॉस V bar? Vd sin थीटा। तो Vd V sin थीटा। यहाँ तक क्लियर? Vd cancel. So what is the force formula? ILB, right? ILB sin theta, right? अब वापस से अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पहले मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, फिर मैग्नीट्यूड उसको देख लिया। क्यों देखा मैग्नीट्यूड? क्योंकि मुझे VD करना था, कैंसल। फिर वापस अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हो तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज IL बार क्रॉस V बार। क्योंकि करंट तो स्केलर है, करंट तो वेक्टर बन नहीं सकता, फिलहाल नहीं बन सकता, बाद में देखेंगे। राइट, फिर वेक्टर किसको बनाओगे? लेंथ को। तो लेंथ का जो डायरेक्शन है उसको बनाओगे वेक्टर। तो जब भी ऐसा ILB साइन थीटा, तो कम से कम दो वेक्टर चाहिए। B तो वेक्टर है ही, अब बचा I और L, तो लेंथ को वेक्टर बना दो। तो IL बार क्रॉस V बार। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L। मतलब अगर मेरे पास एक L लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? IL बार क्रॉस V बार। क्लियर? So that's it for today.